हेलो दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैब चैनल में हम लोग क्या है कि सी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। उसके लिए हमने सीरीज ऑफ वीडियोस भी डिस्कस कर लिए। तब तक आपने इस वीडियोस को कवर नहीं किया तो इस चैनल में प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियोस को कवर कर सकते हो, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो आज के वीडियो में क्या है कि हम फोर लूप के बारे में देखने वाले हैं। तो फोर लूप का मेन यूज़ क्या है, सी प्रोग्रामिंग में हम फोर लूप कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो फॉर लूप का मेन यूज़ क्या है कि जो आपका कुछ कोड है वो रिपीटेडली आपको एग्जीक्यूशन करना है। तो आप वो वाले केसेस में आप क्या कि फॉर लूप का यूज़ कर सकते हो। जैसे मेरा 3-4 लाइन का कोड है, वो उसको आपको मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना है, 10 बार 15 बार। तो आपके वो केसेस में फॉर लूप का यूज़ कर सकते हो। फॉर लूप कैसे क्रिएट कर सकते हो, तो फॉर लूप के लिए आपको फॉर कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। दो ब्रैकेट में क्या है कि आपको इनिशियलाइजेशन कंडीशन स्पेसिफाई करना पड़ेगा, और इसके बाद आपको टर्मिनेटिंग कंडीशन स्पेसिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी कंडीशन टू चेक है ना वो टर्मिनेटिंग कंडीशन रहेगा, और बाद में वो जो भी काउंटर है ना वो आपको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। सपोज मैंने यहाँ पे इंटीजर काउंट इक्वल्स टू 0 लिखा, तो काउंट को मैं चेक करूँगा काउंट लेस देन 5 है कि नहीं। तो 5 बार वो लूप को घुमाना है मुझे, तो काउंट लेस देन 5 चेक करूँगा और इसको काउंट को इंक्रीमेंट करूँगा। तो ये 0 से 5 बार तक जाएगा, क्योंकि काउंट इक्वल्स टू 0, तो 0 काउंट लेस देन 5 चेक करूँगा, तो 0 लेस देन 5 है कि नहीं चेक करेगा। वैसे 1 लेस देन 5 है कि नहीं, 2 लेस देन 5 है कि नहीं, 3 लेस देन 5 है कि नहीं, ऐसे 4 5 तक जाएगा। 5 लेस देन 5 है कि नहीं, वो उस टाइम पे वो ये फोर लूप ब्रेक हो जाएगा कि 5 इक्वल्स टू 5 है, वो उससे छोटा नहीं है, तो यहाँ पे वो फोर लूप ब्रेक हो जाएगा। तो उतनी टाइम 0 से 4 बार, 0 से 4 तक, काउंट इक्वल्स टू 0 से काउंट इक्वल्स टू 4 तक वो लूप एग्जीक्यूट होगा। मीन्स टोटल 5 बार ये फोर लूप का बॉडी जो है ना वो एग्जीक्यूट होगा। और एक और चीज़ कि आप जो यहाँ पे अपडेट वाला काउंट स्पेसिफाई करते हो ना, बॉडी एग्जीक्यूशन के बाद वो उसका काउंट इंक्रीमेंट होगा। तो पहले 0 काउंट इक्वल्स टू 0 होगा, तो 0 को कंपेयर करेगा 5 से, बाद में बॉडी एग्जीक्यूट होगा, और बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद वो काउंट को यहाँ पे अपडेट करेगा और फिर से वो कंडीशन को चेक करेगा। तो 0 होगा तो 1 होगा, यहाँ पे 1 को 5 से कंपेयर करेगा, फिर से बॉडी एग्जीक्यूट होगा, और बाद में काउंट को फिर से अपडेट करके 2 करेगा, 2 से 5 को कंपेयर करेगा, वैसे करेगा। तो ये मेरा फ्लो डायग्राम है। तो इसमें आप देख सकते हो कि मैंने प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया, बाद में काउंट को इनिशियलाइज किया यहाँ पे 0 से, तो 0 को यहाँ पे से मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि 5 से। तो काउंट इक्वल्स टू 0 था, तो काउंट को 5 से कंपेयर कर रहा हूँ, तो 0 से 5 से कंपेयर करेगा तो वो ट्रू होगा। 0 लेस देन 5 वो ट्रू हुआ, तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो 4 का बॉडी वाला जो पार्ट है ना वो एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे। और इसके बाद वो फिर से काउंट को अपडेट करेगा। काउंट को अपडेट करने के बाद वो फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक करने जाएगा। तो यहाँ पे 0 से 1 हुआ काउंट का वैल्यू, तो 1 को 5 से कंपेयर करेगा और फिर से कंडीशन ट्रू होगा, तो उसका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, बाद में अपडेट करेगा, एंड ऐसे ऐसे करके वो 5 तक जाएगा। जैसे काउंट को मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ, तो काउंट का वैल्यू 4 से 5 हो गया, आई मीन 4 से 5 हो गया, तो 5 को यहाँ पे फिर से 5 से कंपेयर करेगा, तो 5 लेस देन 5 है नहीं है, तो 5 इक्वल्स टू 5 है बट लेस देन नहीं है, तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा और स्टॉप हो जाएगा, पूरा बाहर आ जाएगा यहाँ पे, और इसके नीचे वाला जो ब्लॉक स्टेटमेंट होगा ना वो एग्जिट हो जाएगा। तो ये फोर लूप का वर्किंग है। तो इसका एडवांटेज क्या है कि वो कोड यूजिबिलिटी आता है, क्योंकि हम मल्टीपल स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करवाना है, तो उसको मैं बॉडी में लिख लूँगा तो उतनी बार एग्जीक्यूट होगा, तो इतनी बार वो मुझे कोड लिखने की जरूरत नहीं, वो सिंगल टाइम कोड लिखता हूँ वो मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट होगा। कोड साइज डिक्रीज होगा, क्योंकि कोड साइज कैसे डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि मल्टीपल टाइम मुझे कोड लिखने की जरूरत नहीं है, तो उतना साइज प्रोग्राम का रिड्यूस हो जाएगा। और ट्रैवर्सिंग डेटा स्ट्रक्चर लाइक अरे एंड स्ट्रिंग बिकम इजी, क्योंकि हम जो अरे को और स्ट्रिंग को कैसे ट्रैवर्स करने वाले हैं वो हम बाद में देखेंगे, जब भी हम स्ट्रिंग वो सब डेटा स्ट्रक्चर देखेंगे ना तब। तो उसमें हम कैसे फोर लूप का यूज़ कर सकते हैं ना वो वैसे देखेंगे कैसे उसको ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो उसका डिसएडवांटेज की बात करें तो हमको टर्मिनेटिंग कंडीशन प्रॉपर्ली डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया ना यहाँ पे कि कंडीशन टू चेक, तो मैं यहाँ पे काउंट को वैल्यू 5 से चेक करता हूँ, काउंट लेस देन 5। सपोज मैंने यहाँ पे कंडीशन ऐसा कुछ रॉन्ग डाल दिया, 1 इक्वल्स टू 1, जैसे मैंने 1 डबल इक्वल्स टू 1 डाल दिया, तो वो कंडीशन ऑलवेज ट्रू रहेगा। तो वो ऑलवेज ट्रू रहेगा ना, फॉर लूप कंटिन्यूस एग्जीक्यूट होता रहेगा, और कंटिन्यूस एग्जीक्यूट होता रहेगा फॉर लूप। मीन्स इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। तो इनफाइनाइट लूप में क्या चला जाने से फोर लूप का क्या क्या होता है,
वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो हम नेक्स्ट वीडियो में वो कवर करेंगे कि इनफाइनाइट लूप में जब भी कोई पर्टिकुलर लूप इनफाइनाइट लूप में चला जाता है ना, वो कैसे क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तब तक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो इसका डिसएडवांटेज हुआ। तो अभी फॉर लूप के साथ ब्रेक स्टेटमेंट का भी यूज होता है। तो ब्रेक स्टेटमेंट का क्या यूज है वो हम देखेंगे। तो फॉर लूप मैंने यहाँ पे एक डिफाइन हुआ है, मैंने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कंडीशन स्पेसिफाई किया, जैसे काउंट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मैंने कंडीशन स्पेसिफाई किया जैसे काउंट लेस देन 5। और इसके बाद मैंने यहाँ पे काउंट का इंक्रीमेंट स्पेसिफाई किया, जैसे कि प्लस प्लस काउंट किया और काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 किया। वो दोनों सेम ही है, जैसे मैंने अनरी ऑपरेशन में बताया था आपको। और इसके मैंने यहाँ पे कंडीशन चेक किया, जैसे मैंने चेक किया सपोज काउंट इक्वल्स टू 3, तो मुझे ये फॉर लूप को ब्रेक करना है। और इसके नीचे मैंने थोड़ा कोड लिखा। और तो ये ब्रेक स्टेटमेंट का क्या यूज है, तो जब भी ये कंडीशन ट्रू होगा ना, तो इसके अंदर मैंने जो ब्रेक स्टेटमेंट लिखा है ना, तो फॉर लूप को ब्रेक कर देगा। फॉर लूप को ब्रेक करने के बाद ये नीचे फॉर लूप के बाहर आ जाएगा और नीचे वाला जो कोड है ना वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, एग्जीक्यूट होना स्टार्ट कर देगा यहाँ पे। तो ये इसके नीचे यहाँ वाला भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा और फिर से फॉर लूप में इटरेशन के लिए नहीं जाएगा, बट डायरेक्टली नीचे आ जाएगा और नीचे से कोड एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट कर देगा। बट एक और चीज़ आपको ध्यान में रखने की है, यहाँ पे कंडीशन स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जो कंडीशन ऑलवेज ट्रू होगा ना, तो फर्स्ट इटरेशन में ही आप फॉर लूप ब्रेक हो जाएगा। तो आपको वो कंडीशन प्रॉपरली डिसाइड करना है कि कौन सा कंडीशन आपको प्रोग्राम के लॉजिक के हिसाब से डिसाइड करना है कि कौन से सिनेरियो में से आपको फॉर लूप को ब्रेक करना है। तो अपने हमने ब्रेक के बारे में देखा अभी। और दूसरा केसेस रहता है कि फॉर लूप के बाद में हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं वो हम इस डायग्राम में देखते हैं कि मैंने यहाँ पे फॉर लूप का इनिशियलाइज किया वेरिएबल को, जैसे मैंने काउंट इक्वल्स टू 0 किया, इंटीजर काउंट इक्वल्स टू 0 किया, बाद में काउंट को 5 से कंपेयर किया, काउंट लेस देन 5। और इसको मैंने यहाँ पे अपडेट किया, काउंट को अपडेट करने का स्टेटमेंट, जैसे काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। तो मेरा क्या है कि यहाँ पे मैंने कंडीशन स्पेसिफाई किया, जैसे काउंट इक्वल्स टू 2, तो मुझे यहाँ पे ऊपर जाना और फिर से कंटिन्यू एग्जीक्यूट करना है, कंटिन्यू फॉर लूप में फिर से नया इटरेशन स्टार्ट करना है, मीन्स नेक्स्ट वाला इटरेशन स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे मेरा क्या है कि काउंट इक्वल्स टू 0 आएगा, तो 0 को 5 से कंपेयर करेगा, तो वो 5 से कम है, तो यहाँ पे नीचे आएगा और फॉर लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पे बॉडी में चेक करेगा कि काउंट का वैल्यू 2 है कि नहीं, नहीं है, तो ये कंटिन्यू नहीं होगा, एग्जीक्यूशन नहीं होगा ये इफ का ब्लॉक। और नीचे वाला जो यहाँ पे स्टेटमेंट रहेगा ना वो एग्जीक्यूट होगा। और इसके बाद नेक्स्ट इटरेशन में आएगा, नेक्स्ट इटरेशन में क्या है कि काउंट का वैल्यू अपडेट करेगा, तो 0 से 1 होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया ना था, ये अपडेट वाला काउंट अपडेट वाला स्टेटमेंट जो है ना वो बॉडी के कंप्लीट होने के बाद एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे बॉडी था मेरा फॉर लूप का, उसके बाद काउंट को अपडेट करता है और फिर से कंडीशन चेक करता है। तो मैंने यहाँ पे काउंट को 0 से 1 किया और फिर से कंडीशन चेक करेगा। तो 1 से 0 से 1 हुआ, 1 में फिर से चेक करेगा 1 इक्वल्स टू 2 है, नहीं है, तो यहाँ पे कंटिन्यू एग्जीक्यूट नहीं होगा, नीचे वाला ब्लॉक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और फिर से बॉडी फॉर लूप के इटरेशन में जाएगा और फिर इसको क्या काउंट को यहाँ पे अपडेट करेगा, तो 1 से 2 होगा, 2 होगा, 2 कंडीशन को चेक करेगा 2 लेस देन 5 है कि नहीं, हाँ है, तो ये फिर से कंडीशन में आए, इसके फॉर लूप के बॉडी में आएगा, बॉडी बॉडी का पार्ट में ये कंडीशन है, तो वो कंडीशन को चेक करेगा 2 इक्वल्स टू 2 हुआ यहाँ पे, तो फिर से यहाँ से कंटिन्यू में चला जाएगा। तो ये नीचे वाला जो ब्लॉक स्टेटमेंट है ना वो एग्जीक्यूट नहीं होगा यहाँ पे। और ये 2 को फिर से काउंट को फिर से अपडेट करेगा, तो काउंट वैल्यू 2 था, तो 2 को अपडेट करके 3 करेगा, तो 3 को 5 से चेक करेगा और फिर से चेक करेगा और इसको फिर से मीन्स एक कंडीशन में आएगा और चेक करेगा। तो कंडीशन ऑलवेज इवेल्यूट होगा, बट जब भी कंडीशन सेटिस्फाई होगा ना तो कंटिन्यू के ऊपर चला जाएगा, वो कंटिन्यू का आपका यूज केस है। तो दोस्तों हमने फॉर लूप कैसे लिखना है, कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और कैसे हम ब्रेक एंड कंटिन्यू फॉर लूप के साथ यूज कर सकते हैं वो हमने देखा। तो अभी अब क्या है, प्रोग्राम को भी देख लेते हैं कि कैसे हम प्रोग्राम को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, तो आई का मैंने वैल्यू इनिशियलाइज किया है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन वेरिएबल आएगा, बाद में यहाँ पे कंडीशन आएगा और यहाँ में जो भी इटरेशन वेरिएबल है, जैसे मेरा आई यहाँ पे इटरेशन वेरिएबल है, तो उसको मेरा को यहाँ पे इंक्रीमेंट करना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक क्या है कि आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पे पूरा मीन्स मैं प्रोग्राम को थोड़ा चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या कि इनिशियलाइज आई को 1 से किया, बाद में इसको कंडीशन चेक किया जो 5 से कम है और इसको मैंने इंक्रीमेंट किया और मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ स्टेटमेंट आई का वैल्यू। और इसके बाद मेरा यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट है और रिटर्न वैल्यू है। तो आई का वैल्यू 1 है, तो 1 के लिए वो 5 को कंपेयर करेगा, जो 1 का वैल्यू कम है 5 से, तो यहाँ पे वो आई का वैल्यू प्रिंट होगा। बाद में यहाँ पे आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगा, 2 को कंपेयर करेगा 5 से, हाँ है, तो ये फिर से प्रिंट करेगा। और
फिर से इंक्रीमेंट करेगा, बाद में 2 का वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट फिर से करेगा और 3 को कंपेयर करेगा तो फिर से यहाँ पे आएगा 3, आई का वैल्यू 3 होगा जाए तो 3 प्रिंट करेगा। ऐसे ऐसे करते जाएगा ना, 6 आएगा ना यहाँ पे तो 6 जो 5 से ज़्यादा है तो यहाँ पे वो अंदर जाएगा नहीं और ब्रेक हो जाएगा फॉर लूप, आई मीन फॉर लूप के बाहर टर्मिनेट हो जाएगा फॉर लूप, तो यहाँ पे वो नीचे वाला जो प्रिंटफ है ना वो एग्जीक्यूट होगा। और दोस्तों आपको और मन में एक डाउट हुआ होगा कि ये वाला प्रिंटफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम फॉर लूप में क्यों नहीं हो एग्जीक्यूट होता है। तो एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जो फॉर लूप में कर्ली ब्रैकेट नहीं लिखते हो ना आप, तो ओनली सिंगल स्टेटमेंट रहता है ना इसके नीचे वाला, वही फॉर लूप का पार्ट रहता है, फॉर लूप का बॉडी का। जो आपको मल्टीपल स्टेटमेंट फॉर लूप का बॉडी में रखना है तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट डालना पड़ेगा और यहाँ पे ऐसा कर्ली ब्रैकेट रखना पड़ेगा, यहाँ पे दूसरा प्रिंटफ रहेगा ना वो एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज आपका क्या है कि एक ही प्रिंटफ एग्जीक्यूट होगा। तो ये प्रोग्राम को हम रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 जो आपका वैल्यूज प्रिंट होगा यहाँ पे, और जो ये वाला स्टेटमेंट जैसे मैंने आपको बताया था ना ये एक ही बार एग्जीक्यूट हुआ होगा क्योंकि यहाँ पे वो फॉर लूप का बॉडी का पार्ट नहीं है, नीचे वाला पार्ट फॉर लूप के बाहर का है। और आपको मल्टीपल स्टेटमेंट इंक्लूड करना है फॉर लूप में, तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो कि जैसे मैंने यहाँ पे ये भी प्रिंट करना है तो मैं इसको बॉडी में डालना पड़ेगा यहाँ पे, तो आपको कर्ली ब्रैकेट लिखना है। तो अभी इस बार ये 5 बार प्रिंट होगा, दिस वुड आफ्टर द फॉर लूप, ये भी 5 बार प्रिंट होगा। जैसे यहाँ पे 1, इसके बाद ये प्रिंट हुआ, 2 के बाद ये प्रिंट हुआ, 3 के बाद प्रिंट हुआ, 4 के बाद प्रिंट हुआ, 5 के बाद प्रिंट हुआ। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आपको फॉर लूप के बॉडी में मल्टीपल स्टेटमेंट है ना तो उसको कर्ली ब्रैकेट में डालना है। तो ये मेरा फॉर लूप का हुआ। अभी दूसरा मैं एग्जांपल देखा तो ब्रेक स्टेटमेंट का हमने जैसे डिस्कस किया था ना वो, तो मेरा ये सेम फॉर लूप है, मैं 1 से इनिशियलाइज किया और 5 से कंपेयर किया और इसका इंक्रीमेंट किया। तो आई का वैल्यू जब भी 3 हो जाएगा ना तो भी ये फॉर लूप पूरा ब्रेक हो जाएगा और जो है ना ये वाला नीचे वाला स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होगा और डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। तो हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं एक बार। दोस्तों जैसे आप देख सकते हो कि आई का वैल्यू 1 था तो 1 को फिर से कंपेयर किया 5 से, तो 1 आई का वैल्यू 1 था तो 1 इक्वल्स टू 3 नहीं है तो यहाँ पे ब्रेक नहीं होगा और आई का वैल्यू प्रिंट करेगा। बाद में आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा 2 होगा, 2 को 5 से कंपेयर करेगा, जो ट्रू होगा तो अंडर फॉर लूप के बॉडी में जाएगा और 2 को 3 से कंपेयर करेगा तो 2 का वैल्यू 3 इक्वल टू नहीं हुआ तो यहाँ पे प्रिंट करेगा 2 का वैल्यू और फिर से ऊपर जाएगा। और 3 हुआ, आई का वैल्यू 3 हुआ, 3 को फिर से 5 से कंपेयर करेगा, जो 5 से कम है तो यहाँ पे आई 3 को 3 चेक करेगा और ब्रेक कर देगा, तो ये नीचे वाला प्रिंट नहीं होगा और डायरेक्टली नीचे बाहर आ जाएगा। तो जैसे आप देख सकते हो कि आई का वैल्यू 1 प्रिंट हुआ, 2 हुआ और इसके बाद ये जो है ना नीचे वाला एग्जीक्यूट हो गया क्योंकि मेरा प्रिंट आई को प्रिंट करने वाला नीचे दिखा था, तो ये पूरा ब्रेक होके ये पूरा फुल लूप का बॉडी ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ से फिर सीधा हमारा कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा। तो ये ब्रेक का स्टेटमेंट है। और कंटिन्यू का क्या है कि कंटिन्यू में क्या है कि आपका स्टेटमेंट नेक्स्ट फॉर लूप का नेक्स्ट इटरेशन स्टार्ट होता है। तो जब भी मेरा आई का वैल्यू 2 होगा ना तो यहाँ पे नीचे वाला प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा बट नेक्स्ट इटरेशन में चला जाएगा। तो आई इक्वल टू 1 होगा तब ये 1 को 5 से कंपेयर करेगा, जो ये कंडीशन 2 होगा तो फॉर लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होगा। बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद में आई का वैल्यू 1 को 2 से कंपेयर करेगा, जो नहीं है तो यहाँ पे 1 प्रिंट करेगा। बाद में आई इक्वल टू 2 होगा, 2 को 5 से कंपेयर करेगा और तो फॉर लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होगा क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो फॉर लूप का बॉडी एग्जीक्यूट हुआ, तो 2 को 2 से कंपेयर करेगा और जो सेम है तो यहाँ पे कंटिन्यू में चला जाएगा। तो अभी भी प्रिंट नहीं होगा 2 का वैल्यू, तो आई इक्वल्स टू 2 प्रिंट नहीं होगा बट यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। तो आई इक्वल्स 3 होगा, 3 को 5 से कंपेयर करेगा और यहाँ पे 2 से चेक करेगा, जो नहीं है तो यहाँ पे 3 वैल्यू प्रिंट होगा। ऐसे 4 एंड 5 प्रिंट होगा और 6 आएगा ना आई का वैल्यू, तो यहाँ पे अभी 5 से 6 4 से 5 कैसे हो रहा है क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था ना बॉडी जब भी एग्जीक्यूट कंप्लीट हो रहा है ना उसके बाद ये इंक्रीमेंट वाला स्टेप पे जाता है और इंक्रीमेंट करने के बाद वो फिर से कंडीशन चेक करता है जो हमने फ्लो डायग्राम में देखा था। तो यहाँ पे क्या है कि क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा, बाद में 3 प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा, 5 प्रिंट होगा और इसके बाद यहाँ पे दिस वुड बी आफ्टर द फॉर लूप वाला प्रिंट होगा। जैसे हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 1 3 4 5 प्रिंट हुआ, दिस वुड बी आफ्टर द फॉर लूप वाला प्रिंट हुआ। तो आपको
ब्रेक एंड कंटिन्यू में एक ही सावधानियाँ रखनी चाहिए कि आपका लॉजिक के हिसाब से आपको कंडीशन स्पेसिफाई करना है, वही कंडीशन में आपको कंटिन्यू एंड ब्रेक करना है। और ब्रेक वाला जो स्टेटमेंट है ना, उसमें एक और चीज़ जैसे क्या, जो जब भी आप ब्रेक करोगे ना, तो वो फोर लूप मीन्स जो फोर लूप में आपने ब्रेक लिखा है ना, वो वाला फोर लूप ही ब्रेक होगा। जैसे सपोज मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल फोर लूप है, यहाँ पे एक बाहर फोर लूप पड़ा है, उसको मेरा यहाँ पे मीन्स नेस्टेड फोर लूप है इन शॉर्ट। तो यहाँ पे मेरा एक अंडर फोर लूप है, इसके अंदर नेस्टेड फोर लूप है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी फोर लूप एग्जीक्यूट होगा ना, तो ये ब्रेक स्टेटमेंट ये इनर वाला अंडर वाला फोर लूप को ही ब्रेक करेगा, और वो ब्रेक होके यहाँ पे आ जाएगा। और इसके बाद जो ये वाला कोड है ना, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और इसके बाद ऊपर चला जाएगा, और इसके बाद फिर से अंडर आएगा ना, ऐसा। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका जो ब्रेक स्टेटमेंट जो भी फोर लूप में रखा होगा ना, वो वाला फोर लूप भी ब्रेक होगा। और सेम वाला कंटिन्यू में, जब भी आप जिस फोर लूप में आप कंटिन्यू लिखा है ना, वो वाला फोर लूप में हो ही, वो वाला फोर लूप के लिए ही वो नेक्स्ट इटरेशन में जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको इस वीडियो से कुछ समझने को मिला, सीखने को मिला, और कुछ भी डाउट हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और एक चीज़ मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है कि जब भी आपका टर्मिनेटिंग कंडीशन प्रॉपर नहीं होगा, तो आप फोर लूप इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। तो वाला केसेस में क्या होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो उसके बारे में। और ऐसे इस फुल वीडियो के साथ हम नेक्स्ट टाइम के लिए मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।